बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर। फाइबर को हम बड़ी डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट कैसे ट्रांसमिट होती है, ठीक हो गया। इसके दो मेथड हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम ऑप्टिकल फाइबर की तीनों टाइप्स को पढ़ेंगे और सिग्नल कन्वर्जन कैसे होती है ऑप्टिकल फाइबर में। और लेक्चर के लास्ट में हम पावर लॉसेस को भी डिस्कस करेंगे और उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो ये आज के पूरे लेक्चर का थीम है जी। तो आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चे, फाइबर ऑप्टिक्स ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स। वायर का नाम ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक हो गया, और फिजिक्स की उस ब्रांच का नाम फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक हो गया। ऑप्टिकल फाइबर, इसको पढ़ाने से पहले कुछ हिस्ट्री आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं पहले उसको थोड़ा सा बता दूं, एमसीक्यूज बन जाता है उसमें से कोई ना कोई। नोट करेंगे बेटा, हिस्ट्री के अंदर आपकी बुक वाला कहता है कि पुराने ज़माने के अंदर ना 100 ऑफ ईयर्स अगो लोग सनलाइट को यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने के लिए दिन के वक्त, और रात के वक्त लालटेन्स का यूज़ होता था। वो जो लालटेन हम घरों में यूज़ भी करते थे पुराने वक्तों के अंदर। फिर थोड़ी सी दुनिया तरक्की की, इवन के आज के दौर में भी नेवी, जो पाक नेवी है ना, नेवी की जो फौज है, वो पावरफुल ब्लिंकर यूज़ करते हैं कि एक शिप से दूसरे शिप तक पैगाम भेजने के लिए पावरफुल ब्लिंकर यूज़ करते हैं। उनके कोड होते हैं, कुछ ना कुछ कोडेड मैसेज। फिर जनाब ग्राहम बेल साइंटिस्ट है जिसने एक डिवाइस इजाद की बच्चे, जिसका नाम है फोटोफोन। ग्राहम बेल, ये एमसीक्यूज है, आप लोग नोट करते जाएंगे। ग्राहम बेल साइंटिस्ट का नाम है, मैं मेन बातें लिख देता हूँ इसकी, तो बुक लाइंस आपने पढ़ लेनी है हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद साइंटिस्ट का नाम क्या जी? ग्राहम बेल इन्वेंट द फोटोफोन। इसने फोटोफोन को बच्चे इन्वेंट किया आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। सुन लें जी, टेलीफोन भी इसी ने इजाद किया था और फोटोफोन भी इसी ने इजाद किया। फोटो का मतलब है बच्चे लाइट। तो टेलीफोन की इजाद के बाद ग्राहम बेल ने एक और डिवाइस इजाद की विच इज कॉल्ड फोटोफोन। बेल ने क्या किया, सनलाइट को, सूरज की रोशनी को, ठीक है, एक मॉड्यूलेटेड बीम के जरिए ये सूरज की रोशनी को 100 मीटर्स दूर रखकर एक सिलीनियम का डिटेक्टर रखा। ये एमसीक्यू आता है, सिलीनियम डिटेक्टर। तो ये जो सूरज की रोशनी है ये सनलाइट है। तो बच्चे, सूरज की रोशनी सिलीनियम की डिटेक्टर के ऊपर जब पड़ी तो बेल कामयाब हो गया। बेल वाज सक्सीडेड टू ट्रांसमिट अ वॉइस मैसेज थ्रू द लाइट। तो ये वो साइंटिस्ट था ग्राहम बेल जो कि कामयाब हुआ। उसने पहला लाइट का सिग्नल सेंड किया जिसमें उसने वॉइस मैसेज को सेंड किया। इसी से फिर जनाब आपकी इजाद हुई कि यार लाइट भी एक जगह से दूसरी जगह वॉइस मैसेज सेंड कर सकती है। फिर ज़माना और तरक्की किया, वीडियो मैसेजेस सेंड होने लग पड़े। ऑप्टिकल फाइबर का ही ज़माना है आजकल, ये बड़ी वाइडर यूज़ हो रही है। और इसके एडवांटेजेस आपकी बुक में लिखे हुए हैं। एडवांटेजेस में आपने बुक लाइंस को ज़रूर पढ़ लेना है, मैं कुछ बोल देता हूँ, ठीक हो गया। एडवांटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं बच्चे। पहला एडवांटेजेस आपकी बुक वाला कहता है जी, इट हैज़ अ वाइडर बैंडविड्थ। इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, स्मॉल इन साइज, साइज में ये छोटी हैं। नंबर 3, लाइट वेट हैं, वज़न में हल्की हैं। नंबर 4, ये हज़ारों फ़ोन कॉल, 1000 ऑफ टेलीफोन कॉल, ठीक हो गया, वर्ल्ड प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो कॉलिंग के अंदर ये यूज़ हो रही हैं। और बच्चे, ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर नंबर 5 के अंदर आप लिखेंगे, इट ट्रांसमिट द लाइट इनटू इनएक्सेसिबल प्लेसेस। जहां तक आदमी नहीं पहुंच सकता ये लाइट वहां तक भी पहुंचा सकती हैं, और मुख्तलिफ कॉर्नर के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपने एंडोस्कोपी पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर, मैट्रिक लेवल पे।
एक बारीक सा पाइप होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि टू स्टडी द इंटीरियर्स लंग्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, के इंसानी जिस्म के अंदर को स्टडी करने के लिए ना हम ऑप्टिकल फाइबर मुंह के रास्ते से दाखिल करते हैं। वो वायर बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है। और ये सारी एडवांटेजेस डिस्कस करने के बाद आखिर में आपकी बुक वाला कहता है कि अगर एक ऑप्टिकल फाइबर 6 मिलीमीटर की हो, यानी कि 6 मिलीमीटर डायामीटर हो, किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। 6 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कैन रिप्लेस 7.62 सेंटीमीटर कॉपर वायर। सर डू यू इमेजिन कि जितना आप डाटा, कॉपर कहते हैं तांबे की तार, 7.62 सेंटीमीटर कॉपर वायर पे सेंड कर सकते हैं ना, तो आप ये देखें ये बहुत ज़्यादा है, 6 मिलीमीटर बहुत कम है। उतना ही डाटा आप 6 मिलीमीटर ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये तो एडवांटेजेस मैंने एमसीक्यूज के लिहाज से लिखे हैं, बाकी मैंने बोल दिए हैं, आपने उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अंडरलाइन कर लेना है। ये कुछ एमसीक्यूज है और हिस्ट्री में बुक की लाइन है। अब चलते हैं जनाब कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है, लाइट कैसे ट्रांसमिट होती है। बच्चे उसके दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो पहले हम उसी को स्टडी करते हैं। तो पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे बच्चे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहला मेथड है जनाब। दूसरा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम डिटेल में देखते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी डेफिनेशनें बनती हैं आप ज़रा नोट करें जी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ज़रा तवज्जो करें, हमारी बुक में ना एक ही डायग्राम बनी है लेकिन उसमें 3 डायग्रामों को मिक्स किया गया है। मैं इसको अलग अलग आपको समझाता हूँ। ज़रा देखें, आप एक डेंसर मीडियम लेंगे बेटा, ये एक डेंसर मीडियम है। मैं सपोज कर लेता हूँ ये ग्लास है, वाटर है या प्लास्टिक, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये एक ग्लास मीडियम है। आपकी बुक वाला कहता है ग्लास ले लें, वाटर ले लें या प्लास्टिक ले लें। ग्लास है और ऊपर सारी क्या है? एयर। ये सारी एयर है। ठीक हो गया। एक और डायग्राम बनाता हूं। ये फिर एक ग्लास है। ठीक हो गया। ये ग्लास है और ऊपर सारी एयर है। तीसरी डायग्राम देखते हैं। तो हमारी बुक में तो डायग्राम एक ही है लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको सारी पिक्चर वाज़ेह करके दिखाऊं। ये ग्लास है और ऊपर सारी एयर है। अब ज़रा बच्चे तवज्जो कीजिएगा, याद रखें टोटल इंटरनल लाइट पूरी की पूरी अंदर ही रहेगी। रिफ्लेक्शन तब होता है जब मीडियम चेंज ना हो। अगर मीडियम चेंज हो जाए तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होता, फिर रिफ्रैक्शन होता है। ये दोनों का फ़र्क है। और एक बात और, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती ही तब है जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। और इधर आप नोट करेंगे ग्लास एक डेंसर मीडियम है और जो एयर है ये हमारी रेयर मीडियम है। और ये बच्चे मैं रेड लाइन से ना रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है, मैं तीनों डायग्रामों में नॉर्मल को ड्रा कर देता हूं। ग्लास डेंसर मीडियम है और एयर हमारी रेयर मीडियम है। होगा क्या कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, अगर उस लाइट का एंगल इंसिडेंस एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या बताता हूं, सी का मतलब है क्रिटिकल एंगल। दूसरी पोर्शन में हम पढ़ेंगे इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तीसरे में पढ़ेंगे इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब देखते हैं तीनों प्रोसेस में क्या होता है। पहले लेस देन क्रिटिकल एंगल, आई इज लेस देन सी, इक्वल टू सी, ग्रेटर देन सी। होगा क्या, तवज्जो करें, जैसे ही लाइट ग्लास से निकलती है और वो ग्लास और एयर की बाउंड्री पे पहुंचती है, बच्चे इस चीज को नोट करेंगे, जब कोई लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है ना तो वो नॉर्मल से अवे मूव करती है। When light travel from denser to rare medium, it bends away from normal। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये नॉर्मल है।
तो नॉर्मल से अवे जाएगी। आप देख रहे हैं इस तरफ नहीं जा रही, उससे दूर जा रही, अवे। ये इंसिडेंस एंगल है। अब इसने मीडियम चेंज किया, ग्लास से एयर में चली गई, तो ये तो फिर रिफ्लेक्शन ना हुई, ये तो रिफ्रैक्शन हुई। ठीक है, मैं क्या करता हूं कि इस इंसिडेंस एंगल को, ये जो एंगल बनता है ना नॉर्मल के साथ, ये इंसिडेंट एंगल है, मैं इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाता हूं। जब थोड़ा सा एंगल को बढ़ाता हूं तो क्या होता है, लाइट रे एयर में जाने की बजाय एयर और ग्लास की बाउंड्री के ऊपर ही रह जाती है। ये इस वक्त ये जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है ये 90 डिग्री है, और जब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री एंगल बनाए तो उस वक्त जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसी एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी है, क्रिटिकल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, और ये पेपर में डेफिनेशन आती है। बच्चे क्रिटिकल एंगल को थीटा से जाहिर करते हैं, थीटा के साथ छोटा सा सी लिखेंगे, सी मतलब क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, डेफिनेशन लिखते हैं जी, द एंगल, क्रिटिकल एंगल की बच्चे हम डेफिनेशन लिखते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence in denser medium for which it corresponding angle of refraction इज 90 डिग्री। नोट करेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, किस मीडियम के अंदर बचे, डेंसर मीडियम, मतलब ये देखे ग्लास के अंदर। कहता है इंसिडेंट रे का वो एंगल जिस पर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस वक्त जो एंगल बनता है ना उसी एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय थीटा सी। ठीक हो गया, ये तो होगी क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि लाइट ग्लास के अंदर से जाए और ग्लास के अंदर ही रहे, एयर में ना जाए। इधर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तब भी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्या होगा, ग्लास से लाइट गई और एयर और ग्लास की बाउंड्री पर टकराकर वापस आ गई, तो आप देख रहे हैं ग्लास में गई, ग्लास के अंदर ही रही, बाहर नहीं निकली। ये कब होगा, जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, और यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं बोल देता हूं, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, then the light ray totally reflect, it behaves like a mirror, it behaves like a mirror। जिस तरह मिरर से लाइट टकरा कर नहीं वापस आ जाती, तो ये ग्लास एयर की जो बाउंड्री मिरर के तौर पर बिहेव करती है। कब, जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। और यही हम चाहते हैं कि टोटल पूरी की पूरी लाइट इसके अंदर ही रही, मीडियम उसने चेंज नहीं किया, ग्लास से गई, ग्लास के अंदर ही रही, एयर में नहीं गई। तो इस एंगल को, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दूसरी डेफिनेशन कौन सी है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। और याद रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इज इक्वल टू c/v। ये इसका फार्मूला है जी, नोट कर लें, n इज इक्वल टू c/v। n इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है। इट डिपेंड्स अपॉन
नेचर ऑफ मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। नोट कर लें बच्चे, शाबाश। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी मीडियम की नेचर के ऊपर। ये दो MCQs हैं। इसकी इक्वेशन क्या है, n = C/V। अब इसकी डेफिनेशन आपने खुद लिख लेनी है, मैं बोल देता हूं। इट इज द रेशो, C का मतलब क्या है, इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। C का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और V का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। बात समझ आई? इसको याद कर लें, वैक्यूम V से शुरू होता है ना, तो इसका उलट आएगा, वैक्यूम ऊपर आएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम नीचे आएगा। ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली n का कोई यूनिट नहीं है। ठीक हो गया? आपने छोटी क्लासों में इसका टेबल भी पढ़ा होगा। यानी कि n की वैल्यू, अगर हम ग्लास की बात करें, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है ना, इसको मैं कह देता हूं 1.5 है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और ग्लास का 1.5। तो अभी हम स्नेल्स लॉ लगा के प्रूव करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वेशन 2 MCQs मैंने बता दी है, डेफिनेशन आपने खुद लिख लेनी है। ठीक हो गया? आइए अब स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? तो बच्चे, स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा पहले भी छोटी क्लासों के अंदर। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? कहता है जी n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब जरा इस डायग्राम पे देखें जहां पर क्रिटिकल एंगल बन रहा है। ये θ1 है, दिस इज θ1, दिस इज θ2। θ1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, θc। तो क्या आ जाएगा, n1 sin θc इज इक्वल टू n2 sin θ2 कितना है, 90 डिग्री। और आपको पता है ना बच्चे, sin 0 0 और sin 90 1 होता है। तो sin 90 1 हो गया, n1 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। sin θc इज इक्वल टू n2/n1। वैल्यू पुट करवा दें जी। sin θc, n2 की वैल्यू क्या है, n2, ये देखें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 की वैल्यू 1 है। n1 की वैल्यू क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज 1.5। 1/1.5 करें जी, क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 1/1.5 आता है बच्चे 0.0666। आगे चलता जा रहा है, चले राउंड ऑफ करके 7 लिख देते हैं। तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.667। और इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व करें तो ये आता है 41.8 डिग्री। तो ये 41.8 डिग्री, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर इंसिडेंट रे का एंगल 41.8 से कम होगा तो वो बाहर निकल जाएगी, 41.8 होगा तो बाउंड्री पे रहेगी, 41.8 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो फिर वो मीडियम के अंदर ही रहेगी। तो आप ये स्नेल्स लॉ नोट करें। जब ये देखें कुछ लाइट बाहर निकल गई और कुछ लाइट अंदर आ गई, कितनी लाइट बाहर निकलेगी, कितनी मीडियम के अंदर ही रहेगी, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। ठीक हो गया? तो बच्चे आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट डायग्राम पढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल आया हमारे पास 41.8 डिग्री। बच्चे आप एक और डायग्राम आपकी बुक वाला डिस्कस करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर। ये आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक हो गया, दिस इज एन ऑप्टिकल फाइबर। ये है इसका सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल एक्सिस। होता क्या है कि आने वाली रे, ये जो इसके इस डायग्राम के नीचे थ्योरी लिखी ना, मैं उस थ्योरी को समझा रहा हूँ। जब आने वाली रे, ये रे नंबर 1 है, ये एंगल बनाती है जनाब 30 डिग्री का। अब हमारा आंसर कितना आया था, 41.8। इसका मतलब 30 डिग्री 41.8 से तो कम है। तो जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो ये लाइट ग्लास के अंदर जब इंटर होगी तो एयर के अंदर इस्केप कर जाएगी, तो रे नंबर 1 तो बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है। अच्छा, अब दूसरी रे इंटर होगी, इसका एंगल है 42 डिग्री। 42 डिग्री। अब 42 डिग्री
हमारा आंसर क्या आया था स्नेल्स लॉ लगाने के बाद 41.8, 42 डिग्री ज़्यादा है, तो लाइट रे ग्लास के अंदर ही रहेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाहर नहीं निकलेगी। तीसरी लाइट रे आती है, इसका एंगल बनता है जी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए फाइबर के अंदर ही रहेगी। और रे 4 को बुक वाला कहता है ये सीधा सेंटर से गुजर जाती है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती। रे 4 को एक्सियल रे कहते हैं। रे 4 का नाम क्या है जी, एक्सियल रे, जो बिल्कुल ये इस ऑप्टिकल फाइबर के सेंट्रल एक्सिस से गुजरती है। ये रे नंबर 4 जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूं, तो जो बिल्कुल सेंटर से गुजर जाए उस रे को एक्सियल रे कहते हैं। और बच्चे याद रखें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। पहली कंडीशन क्या है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लाइट कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर से रेयर। अगर रेयर से डेंसर होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी नहीं, पहली शर्त। दूसरी, इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये दो कंडीशनें पूरी हो रही हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पहली रे बाहर निकलती है क्योंकि इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, बाकी 42 और 60 डिग्री वाली इनका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। और क्रिटिकल एंगल कितना है मैंने अभी आपको बताया था 41.8, 42 और 60 ये इससे ज़्यादा है। तो अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो वो फाइबर के अंदर ही रहेंगी, और जो सीधी सेंटर से गुजरती है उस रे को एक्सियल रे पढ़ते हैं। तो ये तो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप इसको नोट करें। फिर हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। तो दूसरा मेथड अब हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। अब ये देखें इधर आर आ रहा है, एल नहीं आ रहा, मतलब इधर मीडियम चेंज होगा। इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ, सारी थ्योरी डायग्राम के अंदर ही समझाऊंगा। डायग्राम मैं कुछ जानबूझ के ज़्यादा खुली बनाऊंगा ताकि आपको थ्योरी में सही समझा सकूं। आपने उसका साइज थोड़ा सा नॉर्मल ही रखना है। तो जी बच्चे आइए ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं। इसकी मैं टाइप्स आगे पढ़ाऊंगा लहदा, ये मैं डायग्राम कुछ जानबूझ के खुली बना रहा हूँ, आपको पहले कह रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ताकि मैं आप बच्चों को समझा पाऊँ। आपने इसका साइज थोड़ा सा कम रखना है। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर, इतनी मोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन सिर्फ क्योंकि मैंने आपको समझाना जो है। बच्चे ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर का जो सेंट्रल पार्ट होता है ना उसको हम कोर कहते हैं, कोर। और ये इस बाउंड्री को हम कहते हैं क्लैडिंग। तो ये है कोर, ठीक है, ये कोर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कह देता हूं N1 है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1। इसके ऊपर एक और बाउंड्री है, ये सेंट्रल लाइन होगी ना, इसके ऊपर ऐसा करते हैं कि सेंट्रल लाइन को हम रेड से शो कर देते हैं ताकि एक निशानी लग जाए। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, ये सेंट्रल लाइन में लगा देता हूँ रेड लाइन से, ठीक हो गया। अब ज़रा ये सेंटर से आप ऊपर देखें, एक और बाउंड्री है जिसको आपकी बुक वाला कह रहा है N2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से थोड़ा सा कम है। ये क्लैडिंग के तौर पर एक्ट कर रही, यानी कि ये है कोर ही, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से कम है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और ऊपर वाली लेयर, इसको हम N3 पढ़ते हैं, इससे भी एक ऊपर लेयर है विच इज़ कॉल्ड N4। बिल्कुल जिस तरह ऊपर है उसी तरह नीचे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर अबव है ना तो नीचे भी ऐसे। पहले ज़रा ऊपर को समझें, इधर मैं लिख देता हूँ N1 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N3 इज ग्रेटर देन N4। मतलब N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम, सबसे कम। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर को मूव करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप सेंटर से ऊपर को जाते जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जा रहा है। अब होगा क्या बच्चे, ये जो सेंट्रल लाइन है ना N1, ये भी एक बात आपने याद रखनी है कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ये MCQs आपने याद रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि ये जो N1 है ना सेंट्रल लेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम के तौर पर एक्ट करेगी। तो N1 के साथ मैं लिख देता हूँ N1 इज़ अ डेंसर मीडियम, ऐसी है ना। अब N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से कम है, ऐसी है ना, तो इसकी डेंसिटी कम है, तो इसको मैं लिख देता हूँ इट इज़ अ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब कोई भी लाइट, जैसे ही लाइट इंटर होगी, जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी, मैं इधर लिख देता हूं, जब कोई भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इट बेंड्स अवे फ्रॉम, तो वो नॉर्मल से अवे मूव करेगी। कब? जब वो लाइट रे कहां से कहां मूव करेगी? डेंसर से रेयर में। अब N1 डेंसर मीडियम है, N2 रेयर है। जब N2 और N3 की बात करेंगे तो फिर N2 डेंसर है, N3 रेयर है, ठीक है। जब N3 और N4, फिर ये वाला डेंसर, ऊपर वाला रेयर। तो हम दो दो की बात कर रहे हैं ना। तो अब देखें, जैसे ही लाइट इंटर हुई, वो कहां से कहां मूव कर रही है? N1 से N2। N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ये इधर मैं लिख देता हूं, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N का मतलब क्या है? हाई। N2 का लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, N3 का उससे कम है, वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N4 का वेरी वेरी लो, ठीक हो गया। तो अब जरा देखें, आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप ऊपर को मूव कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। सेंट्रल वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम, लो, वेरी लो। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम है, जिसका कम है वो रेयर है। अच्छा, अब जरा तवज्जो करें, जैसे ही लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, ये देखिए डेंसर से रेयर में, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। तो जब वो डेंसर से रेयर में जाती है, इट बेंड्स अवे। अब ये देखें, ये मैं रेड से शो कर रहा हूं, ये नॉर्मल से अवे जाएगी, ये आप देख रहे हैं इसका पाथ। अच्छा, जब वो N2 से N3, अब N2 डेंसर है, N3 रेयर है, फिर ये डेंसर से रेयर में, ये नॉर्मल से अवे। फिर N3 से N4, N3 डेंसर, N4 रेयर, फिर ये नॉर्मल से अवे। फिर N4 से कह लें आप, ये क्लैडिंग की जो बाउंड्री है, ठीक है, फिर ये वाला डेंसर, ये रेयर, नॉर्मल से अवे। तो आप देख रहे हैं कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल से अवे जा रही है, दूर जाती जा रही है। ये नॉर्मल डॉटेड वाली लाइन है, ये डॉटेड वाली लाइन क्या कहलाती है जी? नॉर्मल, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही ये बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करेगी, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन, लगातार मीडियम चेंज हो रहा है बच्चे। लेकिन अब बाउंड्री पे जाके ये कुछ ऐसे एंगल पे टकराएगी कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो ये तो हो रही है रिफ्रैक्शन, लेकिन बाउंड्री पे रिफ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन होगी फिर तो लाइट फाइबर से बाहर निकल जाएगी। तो एट बाउंड्री, इधर बाउंड्री के ऊपर तो हो रही है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्रैक्शन है, ये क्या है? ये नोट करेंगे, आपकी बुक वाला लिखता है ये रिफ्रैक्शन है, कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन, बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन है। अच्छा, अब तो ये जाने का रास्ता ना, अब वापसी का रास्ता शुरू हो गया। वापसी का, पहले वो डेंसर से रेयर में मूव करती थी, यानी कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो में। अब जब वो वापसी आएगी, उल्टा नहीं हो जाएगा, ये वेरी लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उससे ज्यादा। तो जाते हुए ये डेंसर से रेयर में थी, वापसी आते हुए क्या हो जाएगा जी? वापसी आते क्या हो जाएगा बच्चे? जब ये लाइट जाएगी ना रेयर से डेंसर मीडियम में, तो फिर क्या होगा? इट बेंड्स, उधर था अवे, इधर है टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो नॉर्मल की तरफ आएगी,
ये नोट कर लें, ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। जब डेंसर से रेयर है तो अवे जाएगी, जब रेयर से डेंसर है तो उसकी तरफ आएगी। अब ये वापसी का रास्ता, ये देखें, इधर वाला रास्ता मैंने इधर लिख दिया, अच्छा उधर वाला रास्ता मैंने उधर लिख दिया। अब जरा तवज्जो करेंगे, अब वो रेयर से डेंसर में मूव कर रही है, लो से हाई में। देखें ना, इसका बहुत कम है, इसके मुकाबले में तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जब वो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई में आएगी तो नॉर्मल की तरफ आएगी, इस तरह। ये फिर नॉर्मल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, इसका हाई है, तो ये रेयर से डेंसर में, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई में, तो नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर ये नॉर्मल है, लो से हाई में, रेयर से डेंसर में, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये है जनाब उसका पाथ। तो ये इस तरह आपकी लाइट ट्रैवल करती जाएगी। कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन, इधर भी रिफ्रैक्शन हुई, मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो आपने देखा इधर भी रिफ्रैक्शन, इधर भी रिफ्रैक्शन, लेकिन बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन। जब ये इधर जा रही है ना, N1 से N2, N2 से N3, N4, ये डेंसर से रेयर है, ये इट बेंड्स अवे जा रही है, नॉर्मल से अवे जा रही है, बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन हुई, फिर उल्टा सफर शुरू हो गया। पहले डेंसर से रेयर थी, अब रेयर से डेंसर। पहले नॉर्मल के अवे थी, अब नॉर्मल की तरफ है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये है जनाब कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन की कहानी। अब जिस तरह ऊपर है, जाहिर बात इस तरह नीचे भी इस तरह ही होगा, N2, N3, N4। अगर सेंटर से ऊपर जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ना, तो ये N2 नीचे होगा, N3, N4। तो ये बिल्कुल पूरी डायग्राम मैंने बना दी। तो आप सेंटर से ऊपर वाला समझ लें, नीचे वाला एज इट इज है। ठीक हो गया बच्चे, आप पॉज करके नोट करें। तो जी बेटा, अब हम टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर: सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अब ये सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये इनका डिफरेंस मैंने लिख दिया है पॉइंट बना के, आपने इनको याद कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो जी सबसे पहला एमसीक्यू नोट करेंगे बच्चे। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का जो डायामीटर होता है ना कोर का, वो 5 माइक्रोमीटर है। ठीक हो गया। जबकि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का डायामीटर 50 माइक्रोमीटर कोर का। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर का जो डायामीटर है वो वेरी करता है 50 से 1000 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। और याद रखें, सिंगल मोड में जो लाइट ट्रेवल करती है ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मेथड से, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में भी, लेकिन मल्टी मोड ग्रेडेड के अंदर कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। और आपको पता है अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन मैं बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज होती है। बच्चे मोनोक्रोमैटिक जानते हैं ना, मोनो मीन वन, क्रोमैटिक मीन कलर। सिंगल कलर की लाइट यूज होती है, सिंगल वेवलेंथ की। ठीक हो गया। जबकि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में वाइट लाइट यूज होती है। वाइट लाइट इज नॉट अ मोनोक्रोमैटिक, इट कंसिस्ट ऑफ अ 7 कलर। वाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में और मल्टी मोड ग्रेडेड में, दोनों में वाइट लाइट यूज होती है। सिर्फ सिंगल मोड में मोनोक्रोमैटिक लाइट है। बच्चे यूज नोट करेंगे, सिंगल मोड और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर ये शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी कि थोड़े फासले के लिए। लेकिन जो ग्रेडेड है ना, वो लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के ऊपर आप 14 टीवी चैनल और 14,000 फोन कॉल्स एट अ टाइम कर सकते हैं, चला सकते हैं। मल्टी मोड स्टेप का मतलब पता है क्या है? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52, क्लैडिंग का होता है 1.48। किसी एक स्टेप पे जाके इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। ग्रेडेड इसको क्यों कहते हैं? इसके अंदर तो कोई बाउंड्री नहीं होती, नो नोटिसेबल बाउंड्री। बात समझ रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज होता है। अभी हमने कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन पढ़ा था ना, N1, N2, N3, N4। तो लगातार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, एक स्टेप पे नहीं,
हर स्टेप पे। तो ग्रेडेड का मतलब है लगातार कुछ चेंज होती रहे चीज़। तो ये तीनों का डिफरेंस है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, आप बेटा नोट कर लें इसको। तो जी बेटा अब हम पढ़ेंगे सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन टू साउंड, कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है और वो फिर साउंड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, सारी थ्योरी मैं इस डायग्राम के अंदर ही समझाऊंगा। तो आपने डायग्राम अच्छे तरीके से समझ लेनी है, जो जो पॉइंट मैं बनाता जाऊं आपने लिखते जाना है, फिर आपको इंशाल्लाह सारी थ्योरी याद हो जाएगी। तो जी बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है जी माइक्रोफोन। सबसे पहले क्या आता है बच्चे? माइक्रोफोन। दिस इज माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन है। ठीक हो गया जी। माइक्रोफोन इधर मैं सपोज करता हूं किसी को मैं आवाज़ देता हूं, हेलो कह देता हूं, ये हेलो है, मैं बोलता हूं ना हेलो। जब हम माइक्रोफोन, अब ये देख लें, ये मोबाइल है ना मेरे पास, देखें ये जो नीचे है ना ये माइक्रोफोन है और ये जो ऊपर है ये एयर पीस है, इसको एयरफोन भी कहते हैं। तो माइक्रोफोन में से आवाज़ जाती है, ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन, और एंड पे हम बनाएंगे एयर पीस। तो ये समझ आई, जहां से साउंड इंटर होती है। तो माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये साउंड किस में कन्वर्ट होगी जी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल। माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। हेलो इज द साउंड, ये आवाज़ है ना, दिस इज साउंड। तो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के आगे क्या लगा होता है जी? माइक्रोफोन के आगे एक और डब्बा मैं बना देता हूँ। माइक्रोफोन के बाद लगा होता है बच्चे लेज़र या एलईडी। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, और ये आप सेकेंड ईयर में डिटेल से पढ़ेंगे एलईडी क्या होता है। लाइट इमिटिंग डायोड, एमिट निकलना, खारिज होना, डायोड एनोड कैथोड, थोड़ा सा बताया, डिटेल इसकी सेकेंड ईयर में आएगी। या तो लेज़र लगा दें या एलईडी लगा दें। लेज़र और एलईडी क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। तो ये इसके बाद हम लगाएंगे एक अदद ऑप्टिकल फाइबर। ये है बच्चे ऑप्टिकल फाइबर, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। और ये कौन सा सिग्नल है जी? लाइट सिग्नल। ये लाइट सिग्नल है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। अब लेज़र क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल में और फिर इलेक्ट्रिकल को लाइट में, लेज़र या एलईडी। बच्चे एलईडी में से जो लाइट निकलती है ना, वो लाइट होती है इंफ्रारेड। अब ये एमसीक्यू है, कुछ आप लोग नोट कर लें। इंफ्रारेड लाइट है, ये इनविजिबल होती है। और मज़े की बात पता है क्या है? कि इंफ्रारेड लाइट विजिबल लाइट से और अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा तेज़ है, फास्टर है। इंफ्रारेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना बच्चे, लैम्डा वेवलेंथ, वो होती है 1.3 माइक्रोमीटर। इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 1.3 माइक्रोमीटर। नोट कर रहे हैं आप? और इसका साइज कितना होता है? ये एलईडी या लेज़र का साइज पता है कितना होता है बच्चे? ये मैं थ्योरी सारी पॉइंट बना के लिख रहा हूँ। इसका साइज होता है हाफ ऑफ थंबनेल, यानी कि आपके नाखून के साइज से भी आधा, हाफ ऑफ थंबनेल इसका जो साइज है। उसके बाद इसके अंदर डिजिटल मॉड्यूलेशन हम यूज़ करते हैं। कौन सी मॉड्यूलेशन? अब ये डिजिटल मॉड्यूलेशन का टॉपिक सेकेंड ईयर में बड़ी डिटेल से आता है। डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होती है? कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जब लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो कभी ये एलईडी ऑन होती है, कभी ऑफ, ब्लिंक करती है। इसको हम ब्लिंकर कहते हैं, ब्लिंकर। तो ये ब्लिंक कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। तो जब ये ऑन होगी ना, डिजिटल मॉड्यूलेशन का मतलब है कि जब ये ऑन स्टेट की हालत में होगी, ऑन होगी, तो इसको हम 1 कंसीडर करेंगे। और जब ये ऑफ होगी, ऑफ स्टेट,
इसको हम 0 लेंगे। तो ये सारे MCQ हैं जी। लेज़र में से कौन सी लाइट निकलती है? इंफ्रारेड। उसकी वेवलेंथ कितनी है? 1.3 माइक्रोमीटर। उस लेज़र या LED का साइज कितना है? हाफ ऑफ थंबनेल, अंगूठे के नाखून के साइज से भी कम। और इसके अंदर कौन सा प्रोसेस यूज होता है? डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन का मतलब है कि आपका जो सिग्नल है वो कभी लाइट की सूरत में ट्रांसमिट होगा ना, कभी ऑन होगी कभी ऑफ होगी। ब्लिंक करना, जब ऑन होगी तो इसको हम 1 लेंगे, ऑफ को 0। और इंफ्रारेड लाइट की जो स्पीड है वो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल से भी ज़्यादा है। और इंफ्रारेड लाइट एक इनविजिबल लाइट है। जनाब आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर नोट करेंगे बच्चे, 99.9% प्योरिटी है। 99.9% प्योरिटी। कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी होती है, बहरहाल 100% प्योर तो नहीं हम कह सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं जितनी अच्छी हो सके। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसके 2 मेथड हैं, और वो तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कौन कौन से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो कितने मेथड हैं जी? 2, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और दूसरा मेथड क्या है बच्चे? पहला मेथड क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा मेथड क्या है जी? कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। अब होता क्या है कि जब ये, जाहिर बात इतनी छोटी तो ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, तो काफ़ी लंबी, एक शहर से दूसरे शहर भी हो सकती है। तो जब आपका लाइट सिग्नल इतना ज़्यादा फासला तय करता है तो कुछ अब्जॉर्प्शन, कुछ लॉसेस की वजह से सिग्नल वीक हो जाता है। तो हमें रास्ते में कुछ डिवाइसेस लगानी पड़ती हैं जिसको हम रिपीटर कहते हैं। ये इधर आपको डब्बे से बने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये डब्बे से बने हुए नज़र आ रहे हैं। इन डब्बों का मतलब है, इसके साथ ऊपर R लिखा हुआ ना, R, ये R लिखा हुआ है बच्चे। R का मतलब क्या है? R का मतलब है जी रिपीटर। अब ये रिपीटर ऐसी डिवाइसेस हैं जो कम ताकत वाले सिग्नल को ज़्यादा ताकत वाले सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। पुराने ज़माने में बच्चे, पुराने वक्तों में ये जो रिपीटर होते थे हर 30 किलोमीटर के बाद लगाते थे हम। ये जो ओल्ड सिस्टम है ना, ओल्ड सिस्टम के अंदर हर 30 किलोमीटर के बाद, एवरी 30 किलोमीटर। लेकिन जो न्यू सिस्टम आ गया ना, न्यू सिस्टम, उसमें हर 100 किलोमीटर के बाद, यानी कि थोड़ा सा हमने इंप्रूव किया। यानी कि पहले 100 किलोमीटर में 3 रिपीटर लगते थे, अब 100 किलोमीटर में 1 ही लगता है। तो पुराने वक्तों में हर 30 किलोमीटर के बाद 1 रिपीटर लगता था, अब हर 100 किलोमीटर के बाद 1 रिपीटर लगाते हैं। रिपीटर क्या करता है? जहां पे सिग्नल की ताकत वीक हो जाती है उसको पावरफुल बनाता है। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं ना बच्चे, माइक्रोफोन और लेज़र, इन दोनों को माइक्रोफोन और लेज़र दोनों को ट्रांसमीटर कहते हैं। तो आपकी बुक वाला कहता है कि सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन टू साउंड के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, माइक्रोफोन भी और लेज़र भी, ये ट्रांसमीटर। दूसरा हिस्सा क्या है जी? ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा हिस्सा क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल फाइबर। अब हम रिसेप्शन पे पहुंच चुके हैं, रिसीविंग एंड पे। ये क्या करता है? रिसीविंग एंड पे एक अदद लगा होता है बच्चे, फोटो डायोड। क्या लगा होता है? फोटो डायोड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फोटो डायोड क्या होता है? मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलईडी। ये तो एलईडी का रिवर्स है। अब एलईडी का रिवर्स मतलब एलईडी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करती है। इसका रिवर्स क्या होगा? फोटो डायोड लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो फोटो डायोड लाइट सिग्नल देंगे ना हम, ये लाइट सिग्नल आएगा, ये ट्रैवल करता करता फोटो डायोड में जाएगा।
तो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन कन्वर्ट करता है जी? फोटोडायोड, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे। और फोटोडायोड के बाद आखिरी चीज क्या लगाई हुई बुक वाले ने? एयर पीस या एयरफोन भी कह सकते हैं। एयर पीस, एयर पीस क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर साउंड में, ये आपको फिर हेलो सुनाई देती है, तो ये हेलो साउंड में, साउंड सिग्नल, वो शुरू पे कहाँ साउंड से हुआ था ना, साउंड सिग्नल से, तो एंड भी साउंड पे हुआ है, एयर पीस। अब ये जो फोटोडायोड और एयर पीस है, ये तीसरा पार्ट है इसका, इसको हम कहते हैं रिसेप्शन या रिसीवर, रिसीवर भी कहते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये है बच्चे इसकी पूरी थ्योरी। ठीक है, आप इसका पॉज करके जरा व्यू ले लें सारा। एक बात रह गई थी बच्चे, जो एयर पीस है ना, आप इसके साथ लिख लें, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, ये जो एयर पीस है ये रिवर्स प्रोसेस है किसका? शुरू में क्या लगा था? माइक्रोफोन का, तो ये माइक्रोफोन का रिवर्स प्रोसेस है। एयर पीस माइक्रोफोन का रिवर्स है और फोटोडायोड एलईडी का रिवर्स है। ठीक हो गया, यानी कि माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, एयर पीस इलेक्ट्रिकल को साउंड में, लेजर इलेक्ट्रिकल को लाइट में, फोटोडायोड लाइट को इलेक्ट्रिकल में। तो ये दोनों जो एंड पे लगे हैं ना, ये इन दोनों का रिवर्स है। ठीक हो गया। तो जी बेटा, आखिर में हम पढ़ेंगे पावर लॉसेस कि ऑप्टिकल फाइबर में जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उसमें पावर लॉसेस भी आते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पावर लॉसेस। पहला लॉस कौन सा है? ड्यू टू स्कैटरिंग, फिर लॉस होता है ड्यू टू अब्जॉर्प्शन, एंड वाला लॉस है जी ड्यू टू डिस्पर्शन। अब बारी बारी डिस्कस करते हैं कि स्कैटरिंग लॉस क्यों आता है। बच्चे, अब जाहिर बात है ऑप्टिकल फाइबर कुछ छोटी सी वायर तो नहीं है, काफ़ी लंबी लंबी वायर है, और जाहिर बात जहाँ पे वायर ख़त्म होगी दूसरी अगर बंडल हमने लगाना है तो कभी वायर टूट भी जाती है रास्ते में सम टाइम। तो हम क्या करते हैं कि एक वायर को दूसरी के साथ ज्वाइंट करते हैं। तो ज्वाइंट लगाते हुए ना, जहाँ से वायर टूट जाती है या जहाँ से हमने एक वायर के साथ दूसरी वायर जोड़नी हो, तो वो ज्वाइंट लगाने की वजह से भी आपका लाइट का सिग्नल स्केटर हो जाता है। ज्वाइंट लगाने की वजह से बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाइट प्रिज्म में से पास करके स्केटर हो जाती है या डिस्पर्स हो जाती, कहते हैं, वो डिस्पर्शन में पढ़ेंगे। तो जहाँ पे ज्वाइंट आता है ना, लाइट इज स्केटर्ड बाय एटम्स एट ज्वाइंट। तो ये एमसीक्यू नोट करेंगे कि जो स्केटरिंग वाला लॉस है वो किस वजह से होता है? जब दो तारे आपस में जोड़ते हैं, ज्वाइंट जहाँ पे आ जाते हैं। ठीक हो गया। लाइट इज अब्जॉर्ब्ड बाय ग्लास मीडियम ड्यू टू इम्प्योरिटी। अब ये जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है ये ग्लास की बनी होती है, शीशे की, बड़ा बारीक है। अब बाज़ औक़ात इसमें इम्प्योरिटी भी आती है, कोशिश तो हम करते हैं कि यार ये इम्प्योरिटी ना आए। तो अब्जॉर्प्शन किस वजह से होती है? ड्यू टू इम्प्योरिटी, ना खालिस होने की वजह से। और स्केटरिंग किस वजह से होती है? ज्वाइंट के लगने की वजह से। अब दोनों लॉस तो आ गए, वजह तो पढ़ ली, इन दोनों को हाउ टू रिड्यूस, हम कम कैसे कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस दीज लॉसेस, वी कैन रिड्यूस बाय केयरफुल मैन्युफैक्चरिंग। केयरफुल मैन्युफैक्चरिंग कहता है जब ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब ये वायर हम बनाते हैं ना, बस उसी वक्त हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। तो थोड़ी सी एहतियात की वजह से हम ग्लास की इम्प्योरिटी को भी ख़त्म कर सकते हैं। और जब जहाँ से वायर टूट जाए, ठीक है, ज्वाइंट आपने सही तरह करके लगाना है, तो केयरफुल, बड़े एहतियात से लगाना है, ताकि ज्वाइंट अगर बिल्कुल ठीक लगा होगा ना, तो फिर लाइट स्केटर भी नहीं होगी। तो बाय केयरफुल मैन्युफैक्चरिंग से हम स्केटरिंग लॉस और अब्जॉर्प्शन लॉस तो कम कर सकते हैं। तो ये दोनों लॉस आते किस वजह से हैं और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? आखिर वाला लॉस है जी डिस्पर्शन। होता क्या है कि ये जो हमारे पास वायर है ना, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये बच्चे हमारे पास कौन सी वायर है?
मल्टी मोड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ठीक हो गया। होता क्या है आपको पता ना, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में कौन सी लाइट यूज होती है? वाइट लाइट। ये बात तो मैंने अभी आपको बताई टाइप्स पढ़ाते हुए। जैसे ही वाइट लाइट इंटर होती है, अब ये सेंट्रल पार्ट क्या है? कोर है, ये कोर है, और ये बाउंड्री क्या है? क्लैडिंग। तो किसी एक स्टेप पे जाके ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, इसीलिए तो उसको क्या कहते हैं? स्टेप इंडेक्स फाइबर। बच्चे आपको पता है व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ 7 कलर। जिस तरह व्हाइट लाइट के रास्ते में प्रिज्म नहीं रखते तो वो लाइट डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर में, इधर भी ऐसा ही होता है भाई साहब। डिस्पर्शन क्यों होती है? जब व्हाइट लाइट आप इंटर करते हैं ना तो देखने में एक ही लग रही है, लेकिन व्हाइट लाइट के अंदर तो 7 कलर है। वो कौन कौन से 7 कलर हैं आप जानते हैं ना? रोएगी बीवी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, जिसको आप केमिस्ट्री में विब गोयर भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं चलो इस तरह बना देता हूँ, लेफ्ट से राइट जब आप मूव करें तो वेवलेंथ कम होती है, यानी कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। अब आप कह रहे हैं सर ये क्या? ये इक्वेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। V इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एन, V इज इक्वल टू लैम्डा ओवर एन। अब इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। मैं लिख देता हूं ना, वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज। 3 कलर ले लेता हूं ना मैं, वेवलेंथ ऑफ रेड, ऑरेंज, येलो। तो बाकी भी हैं, जाहिर बात हमारी बुक वाला 3 लाइनें बनाता है, टोटल असल तो होंगी 7, लेकिन हम 3 कलर को डिस्कस कर लेते हैं, रेड, ऑरेंज और येलो को। 3 कलर हैं। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है इस इक्वेशन के मुताबिक उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। स्पीड ऑफ रेड लाइट इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑरेंज लाइट इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ येलो लाइट। ठीक हो गया। अब आपकी बुक वाला रेड को कह रहा है लैम्डा 1, ऑरेंज को कह देता है लैम्डा 2, इसको कह देता है लैम्डा 3। तो 1 2 3 का मतलब आप समझ जाएंगे ना, रेड, ऑरेंज और येलो। जैसे ही व्हाइट लाइट इंटर होगी ये 7 कलर के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी लाइक अ प्रिज्म। तो लैम्डा 1 रेड है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये देखें ये लैम्डा 1 गई, ये यूं टकराकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये यहां पे पहुंच गई लैम्डा 1। अच्छा, लैम्डा 1 की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। ऑरेंज की वेवलेंथ रेड से कम है तो स्पीड भी कम होगी। तो आप देखेंगे कि मैं इससे बना देता हूँ ऑरेंज कलर, ये थोड़ी सी पीछे रह जाएगी, तो ये ऑरेंज कलर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये थोड़ी सी बाद में पहुँचेगी, ये थोड़ी सी बाद में पहुँचेगी। अब तीसरा हम कलर अलग यूज़ कर लेते हैं, जो येलो कलर है, येलो लाइट सबसे आखिर में पहुंचेगी। क्यों भला? येलो की स्पीड ही कम है। येलो कलर की स्पीड क्यों कम है? क्योंकि येलो कलर की वेवलेंथ कम है। तो जैसे ही येलो कलर वाली लाइट इंटर होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लैम्डा 3, तो आप देख रहे हैं कभी लैम्डा 1 पहले पहुंच रही है, लैम्डा 2 बाद में, लैम्डा 3 उससे बाद में। तो ये तो फिर टाइम का डिफरेंस नहीं आ गया। तो टाइम डिफरेंस आता है जनाब मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में 33 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर। एमसीक्यूज नोट करेंगे जी, जो टाइम डिले आता है 33 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर, ये तो काम खतरनाक है। तो ये तो आ गया ना डिस्पर्शन के इफेक्ट। मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, इसको रिड्यूस पावर को, इसको लॉस को ख़त्म भी तो करना है ना। रिडक्शन, हाउ टू रिड्यूस। हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर चेंज कर लेते हैं। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की जगह पे हम मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर यूज़ कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, ये एक मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर लेता हूँ, ये है मेरे पास। ये कौन सी फाइबर है? मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। और मल्टी मोड ग्रेडेड में आपको पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज होता है। अगर ये सेंट्रल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, ये N1 है,
उससे कम, याद है अभी हमने पढ़ा भी था, N3, N1, N2, N3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी लो। जैसे जैसे आप ऊपर को मूव करते जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जा रहा है। और आपने देखें इस इक्वेशन के मुताबिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन है। यानी कि होगा क्या, जैसे ही वाइट लाइट इंटर होगी, जैसे ही वाइट लाइट इंटर होगी फिर डिस्पर्शन होगी, उसके 7 कलर बनेंगे। लेकिन हमारी बुक वाला 3 कलर बना रहा है, बेसिकली हैं 7 ही। बुक वाला कह रहा है कि हम स्टेप इंडेक्स फाइबर की जगह पे ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही वाइट लाइट इंटर होगी, इसके 3 वेवलेंथ है ना, λ1, λ2, λ3, रेड, ऑरेंज, येलो। होगा क्या बच्चे, ये जैसे ही हाई से लो में जाएगा, जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से स्पीड ज़्यादा होगी, ऐसी है ना। तो जैसे ही रेड लाइट इंटर होगी ना, रेड लाइट, तो वो कुछ ज़्यादा फासला तय करेगी। ये देखें, ये है λ1, इधर पहुंच गई, दिस इज पॉइंट x। अच्छा, अब ये λ1 है ना, दिस इज λ1। λ2 ने कुछ कम फासला तय किया, λ2। λ3 ने सबसे कम फासला तय किया। अब आप सोच रहे होंगे सर, इसने ज़्यादा फासला तय किया λ1 ने, λ2 ने उससे कम, λ3 ने सबसे कम फासला तय किया। ये पहुंची तो एट अ टाइम ही है, डिस्पर्शन तो हुई, लेकिन एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होगी। ये कैसे? और भाई λ1 ने ज़्यादा फासला तय किया है, λ1 ने। ये देखे ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, उससे कम, उससे कम। इसने ज़्यादा फासला तय किया तो इसकी स्पीड भी तो ज़्यादा है ना। अगर λ2 ने कम फासला तय किया है तो इसकी स्पीड उससे कम है। λ3 की स्पीड सबसे कम है। स्पीड कम क्यों है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये λ3 आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, यानी कि λ3 आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, λ1 तेज़ी से आ जाएगी। इसने कम फासला तय किया, इसने ज़्यादा फासला तय किया, लेकिन स्पीड से चली तो तीनों एक ही पॉइंट पे इकट्ठी होगी। बात समझ आई? डिस्पर्शन तो हुई, लेकिन हमने लॉस को ओवरकम कर लिया। फिर ऐसे ही ये तीनों चलेंगी, फिर ये तीनों चल के एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएंगी, पॉइंट वाई पे। बात समझ आई? तो पॉइंट वाई पे इकट्ठी हो जाएंगी। तो आपने देखा कि एक्स और वाई पे ये इकट्ठी होगी। तो मल्टीमोड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर को यूज़ करने से टाइम डिले कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 नैनोसेकंड पर किलोमीटर। तो आपने देखा स्टेप इंडेक्स फाइबर में कितना टाइम डिले था? 33 नैनोसेकंड। और ग्रेडियंट में कितना आया? 1 नैनोसेकंड। कम हो गया ना। इसका मतलब ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर फायदेमंद है। अगर λ1 ने ज़्यादा फासला तय किया है तो उसकी स्पीड भी तो ज़्यादा है ना। स्पीड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि N3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। λ3 ने कम फासला तय किया, लेकिन इसको ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है। स्पीड कम क्यों है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो तीनों एट अ टाइम ही एक्स पे, एट अ टाइम ही वाई पे इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक हो गया जनाब। ये तो था इसका पावर लॉसेस और इसको ख़त्म करने के तरीके। आप नोट कर लें बेटा। तो जी बेटा, आई होप कि आज का ये डिटेल लेक्चर ऑप्टिकल फाइबर वाला आपको समझ आ गया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक ज़रूर दें। इतनी मेहनत करने के बाद आपका इतना तो हक बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बच्चों का भी भला हो। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करें, लेक्चर के बारे में डिटेल से लेक्चर सुना करें सारा तहम्मुल से। तो अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। चैप्टर 10 ख़त्म हो गया, चैप्टर 11 जल्द ही शुरू करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।